हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फार्मूले ऑफ क्लास 12th। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने क्लास 11th के डायमेंशनल फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी नहीं देखा है तो जाकर उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सिखाए हैं जिससे हम लोगों ने क्लास 11th की क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले निकाले, वही सेम जो स्किल सेट है यहाँ पर भी यूज़ होगा क्लास 12th में। क्लास 12th की क्वांटिटीज से बच्चे थोड़े कम फेमिलियर होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मतलब इसमें वोल्टेज वगैरह, करंट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मे बी इसलिए वो थोड़ा सा इनसे डरते हैं। पर आपको पता चलेगा कि क्लास 12th की क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए, जैसे 11th वाला तो वीडियो आपको देखना है, ये वाली बात आप समझ गए। अब अपन बात करते हैं क्लास 12th की, ठीक है। तो क्लास 12th के अंदर दो चीज़ें आप समझ लो, एक समझ लो चार्ज और एक समझ लो बेटा पोटेंशियल। इन दो को आपने समझ लिया ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत ईजी है, ठीक है। चार्ज और पोटेंशियल। अब जैसे आप लोगों को पता है बेटा, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अब एक बात मैं आपको बता दूं, करंट के लिए मैं यूज करूंगा आई। क्या यूज करूंगा? आई। अगर अपन बात करें नीट की तो वो लोग यूज करते हैं ए, पर अपन यूज करेंगे आई। कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, वो करंट ए से दिखा देते हैं, अपन आई से दिखा रहे हैं, फर्क क्या है? ठीक है। थोड़ा क्या होता है, कभी कभी एरिया में ए आ जाता है और फिर एम्पियर का भी ए हो जाता है, तो इसीलिए अपन आई यूज करेंगे। अब अपन को जो है डायमेंशन निकालना है चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशन अपना क्या हो गया? आई और टी। पहले तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया, चार्ज का फॉर्मूला हो गया करंट इनटू टाइम। तो एक आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखें फॉर्मूला, फिर लिखें यूनिट। यूनिट क्या हो गई? एम्पियर सेकेंड, यही हो गई। फिर करंट के लिए डायमेंशनल सिंबल में क्या यूज कर रहा हूं? आई, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल टी। तो एक तो आपको याद रखना है चार्ज। चार्ज अपना क्या होता है? आई टी। फोकस वगैरह चेक कर लेते हैं, सब कुछ दिख रहा है, बढ़िया। नेक्स्ट आ गया अपना पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल में आप यूज करें वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या यूज करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो पोटेंशियल की डेफिनेशन है, आपको पता है। अब पोटेंशियल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकालूंगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, वही ईएमएफ का भी होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो या पोटेंशियल डिफरेंस देखो या पोटेंशियल देखो, तो तीनों डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज हैं। फिर इसमें आप देखते हैं कि फॉर्मूला हमको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। वर्क डन की बात हम लोग करते हैं, मैंने क्लास 11th की क्वांटिटीज डिस्कस करते समय आपको बताया कि फोर्स और वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स एंड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क, अच्छा पहले यूनिट लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, ठीक है। तो वोल्ट की यूनिट क्या आ गई अपनी? जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, जिसको अपन लोग बोलते हैं जूल पर कूलाम। नेक्स्ट अपना क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा है, यूनिट भी आपके सामने लिखी हुई है। अब अपने पास आखिरी क्या बचा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वर्क का क्या होता है बेटा? ml स्क्वायर t-2, और चार्ज का क्या होता है? it। आगे तो आप लोग सॉल्व खुद ही कर लेंगे। तो आपको बात समझ में आई बेटा? बस यही तो करना है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, चार्ज का लिख लो। तो यानी इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ज। देखिए यूज आ गया, चार्ज इज इंपॉर्टेंट। वर्क, फोर्स, चार्ज, वोल्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आप इन दोनों पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखना, अब ज्यादातर क्वांटिटीज जो हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इनकी मदद से ही सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं। अब फटाफट फटाफट अपन और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते जाते हैं। जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं करंट डेंसिटी की। वैसे करंट डेंसिटी तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। से दो तो ये हो गए। अब अपन एक बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी, सॉरी चार्ज अपॉन एरिया, क्या, करंट अपॉन एरिया। अब करंट अपना किस में होता है? एम्पियर। एरिया अपना किस में होता है? मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? अब करंट का तो करंट ही आएगा, इसको ऐसा मत करना कि करंट को कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। करंट ही तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और एरिया का अपना क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन भी आ गया अपने पास। अब एक सोचने की बात यहां पर यह है कि आपको लगेगा कि यार फंडामेंटल क्वांटिटी तो चार्ज को होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो करंट है। तो आपको ध्यान देना है कि करंट इज एक्चुअली अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अपन फंडामेंटल क्वांटिटी करंट को मानते हैं, जो अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनमें से एक है अपना इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी तरीके से देखिए, जे जो है ये अपनी करंट डेंसिटी है। मैं लिख दूं, आप इसको जूल ना समझ लो। जे का मतलब हो गया करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का अपना डायमेंशन आ गया I बाय एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वांटिटी अपनी हो गई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कर लेते हैं।
कोई इशू नहीं है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, और यहां मैंने क्या लिख दिया, रेजिस्टेंस, और फॉर्मूला क्या लिख दिया बेटा, V इज इक्वल टू IR। थोड़ा सा ये विजिबल नहीं हो रहा है, सो साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस। समझ गए क्या? तो ओम्स लॉ तो आपको पता है, ओम्स लॉ की मदद से आप V इज इक्वल टू IR आपने लिख दिया, तो R को आप क्या लिखोगे, V अपॉन I। अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया, V को क्या लिखना है, देखिए V यूज आने वाला है, V को क्या लिखना है, V को क्या लिखना है, W बाई Q, और ये क्या आ गया, I, है कि नहीं? और आपको पता है कि W को क्या बोल सकते हैं, जूल, कूलाम्ब, एम्पियर। अच्छा एक बात और समझना, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे कई बार क्या होता है, वो यूनिट को भी कई बार अलग अलग तरीके से लिख देता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको आप जूल, कूलाम्ब, एम्पियर लिख सकते हो, या फिर कूलाम्ब को आप क्या लिख सकते हो, देखना यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, इसकी क्या होती है, एम्पियर, और इसकी क्या होती है, सेकंड। तो कूलाम्ब को आप एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जूल एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जूल को भी खोला जा सकता है, न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर सेकंड। तो आपके साथ वो इस तरीके का खेल भी कर सकता है कि वो यूनिट को इस तरीके से खोल खोल के भी आपको पूछ सकता है। वैसे आपको पता है इन सभी को प्यार से क्या बुलाया जाता है, ओम, और इसको अपन एक चीज और बोल सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, है कि नहीं, वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हैं। उसको भी अपन ओम बोल सकते हैं, या उसको अगर अपन को खोलना हो तो ऐसे खोल खोल के भी लिखा जा सकता है। अब चलिए अपन रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालते हैं, इसको हटा देते हैं, यानी हमारे पास पोटेंशियल लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम लोग देखिए रेजिस्टेंस कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे। तो आर हमने लिखा V बाई आई, V हमको पता है W बाई Q, और हमारे पास क्या आ गया I, W का क्या होता है ml स्क्वायर T माइनस 2, Q का क्या होता है IT इंटू I। हो गया सॉल्व, समझ गए क्या? Q की जगह क्या आ गया, IT, और ये वाला I यहां पर आ गया, निकल गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन। इतना ही सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्या हो गया, कैपेसिटेंस। ये भी विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C क्या होगा, Q बाई V, और V क्या होता है, W बाई Q, तो ये क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई W। Q स्क्वायर मतलब I स्क्वायर T स्क्वायर, और वर्क क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर T माइनस 2। वर्क क्या आ जाएगा अपना, ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं? ये कैपेसिटेंस हो गया। अब जैसे आपने R निकाल लिया और C निकाल लिया, ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछ लिया कि एग्जाम में CR का डायमेंशन बताओ, CR का डायमेंशन बताओ। अब कुछ ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जो लोग क्या करते हैं, पहले R का डायमेंशन निकालते हैं पूरा सॉल्व करके, यहां से ऐसे, फिर वो C का डायमेंशन निकालते हैं, फिर पुट करते हैं और सॉल्व करके निकालते हैं कि सर CR तो T आ रहा है, CR क्या आ रहा है, T आ रहा है। पहले वो डायमेंशन निकालते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफी भरा तरीका है ये। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई ढंग से करी है तो आपको पता होना चाहिए, CR जो है वो टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट है। CR क्या है आपका, टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट, और अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन T ही आना है। पर मान लो चलो आप भूल गए, आपको याद नहीं रहा कि CR जो है वो टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट है, तो आपको नहीं याद रहा कि इसका डायमेंशन T आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व करना कितना इजी है। CR का डायमेंशन ये PYQ भी है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में CR। अब C को हमने लिखा, C हमारा होता है Q बाय V, ये क्या होता है V बाय I, V से V कट गया। Q क्या होता है बेटा IT अपॉन I से I कट गया, क्या आ गया, CR का डायमेंशन T आ गया। इतना ही तो सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले तो याद कर लो कम से कम, इतना सही करना है। नेक्स्ट अपना हो गया EMF वगैरह सब करा दिया ना आपको, कैपेसिटेंस हो गया, करंट डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी की। अब ये सब हटा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सारा अपन हटा देते हैं। अब देखते हैं फटाफट कैसे अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो हमको पता है कि यार हमें निकालना है रो का, तो हमने लिख लिया फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, रो L बाई ए। अब रेजिस्टेंस जो है आपको रो का निकालना, अब ये तो जानते हो ना कि रो क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी होता है ना। अब आपने R का क्या लिखा, R को लिख लिया V बाय आई, ये आपने लिख लिया रो L बाय ए। आपको पता है इसको ओम बोलते हैं,
और यहाँ से मीटर होता है, यहाँ मीटर स्क्वायर होता है, कटेगा तो ऊपर आ जाएगा मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट तो आपको आनी चाहिए बेटा, ओम मीटर होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन में भी कोई टेंशन नहीं है। v का डायमेंशन हमने क्या लिख लिया, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, W/Q और नीचे आ गया I, यहाँ क्या आ गया ρL/A। अभी तक हमने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्मूला। अब हम डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे। वर्क का डायमेंशन लिखो ml² t-2, चार्ज का लिखो IT, करंट का लिखो I ही है, रो, लेंथ का L, एरिया का L²। यहां से सॉल्व कर लो, आपको रो का डायमेंशन मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको बस R का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और R को जब आप खोल पाएंगे, यानी ओम्स लॉ तो आपको याद होगा ही ना ऑब्वियसली, तो R को जब आप खोल देंगे उसके बाद उसमें V आ जाएगा। करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, तो करंट के साथ तो कुछ करना नहीं है। V को आप खोलेंगे तो W/Q आ जाएगा, यानी फिर से V याद होना जरूरी था। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि V का ज्ञान होना जरूरी था। फिर है ना, कोई बच्चा बोलता है कि सर इसने तो रेजिस्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी पूछ लिया। तो बेटा कंडक्टिविटी इज एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी जो भी रेजिस्टिविटी का डायमेंशन आएगा, एक जैसे यहां लिख देता हूं यार, एक मैं कर लेता हूं तुम्हारे लिए, L और L कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो रो का आ जाएगा अपना M, ये T है, ये I² है, ये L ऊपर चला जाएगा तो ml³ और t-3 I-2 ये होना चाहिए। एक बार मैं चेक भी करूंगा ताकि गलत नहीं बता दें। तो ml³ t-3 I-2 सही है, ठीक है। अब आपको कंडक्टिविटी का लिखना है, तो बस आपको क्या करना है, नीचे रेजिस्टिविटी ml³ t-3 I-2, फिर इन सबको आप ऊपर ले जाएंगे तो m-1 L-3 t+3 I+2, बस हो गया। इस तरीके से आप कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा। पावर्स में बस माइनस लगा दो, जैसे ये जो भी पावर है ना वो सारी पावर माइनस में कर दो, आपका कंडक्टिविटी K का डायमेंशन आ जाएगा। ये हो गया अपना। नेक्स्ट आगे कुछ चिंदी क्वांटिटीज, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बताने लायक थोड़ी है, तो तुमको खुद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। अब इसमें मैं क्या बताऊं, फोर्स तुम जानते ही हो ml/t-2, चार्ज तुम जानते हो IT, इसमें मैं क्या बताऊं, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका होमवर्क मान लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू एरिया। इसमें मैं क्या बताऊं, सिंपल है ये तो, न्यूटन पर कूलाम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बता दी यूनिट। अब डायमेंशन आप खुद ही निकाल सकते हो, है ना। एक बात आपको ध्यान रखनी बेटा, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमको याद होना चाहिए, नहीं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन चार्ज। फिर आप फोर्स का और चार्ज का डायमेंशन डाल के, एरिया का डायमेंशन डाल के, ए क्या होता है बेटा, एरिया होता है, डायमेंशन डाल के फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया, इसमें भी मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट आप लोग खुद कर भी लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा अपना, जैसे इसको P से दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना अपना चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज इनटू लेंथ। ये 2a लेंथ ही होती है, कूलाम मीटर। डायमेंशन आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं, कूलाम यानी चार्ज, चार्ज यानी कि IT, और मीटर यानी कि L। आ गया डायमेंशन, समझ गए क्या। तो ये देखिए क्वांटिटीज कितना फटाफट सॉल्व हो रही हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 11th वाला लेक्चर अगर आपने अच्छे से देख रखा है तो फिर ये सब आपको बहुत ही इजी लगेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हो गया। नेक्स्ट आ गई मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट करके रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बात ध्यान रख ली तो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो बात ध्यान रख ली तो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी, इसको अपन B से दिखाते हैं। इसके पहले तो दो नाम और याद रख करो, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप बोलोगे सर ये दो नाम और क्यों याद करा रहे हो, क्योंकि मान लो वहां पर लिखा हुआ आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अब आप बैठे बैठे सोचते रहोगे कि किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब समझो। अब मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो साथ में एक चीज और करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, साथ में निपटाएंगे इसको।
मैग्नेटिक मोमेंट। आप बोलोगे सर अभी तक आपने एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट परमिटिविटी और परमिएबिलिटी नहीं कराया। हाँ बिल्कुल, अभी नहीं कराया, अभी उसका यूज भी नहीं है, बाद में करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे तो उसके बाद करेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये पीवाईक्यूज में इतनी पूछी नहीं गई है, पर कोर्स का पार्ट तो है ही ना, तो कोर्स में से अपन को छोड़ना तो है नहीं कुछ, तो मैं इसको ये नहीं बोल रहा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। समझ गए क्या? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ करेंगे, उसके बाद करेंगे एच और एम। ये दो टर्म है, एक तो ये मैग्नेटाइजेशन हो गया आपका, है ना, और ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, ठीक है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। समझ गए क्या? ये करेंगे, बस ठीक है, इतना काफी है, ये सारे एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की बात जो हम कर रहे हैं, या जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, तीनों नाम आपको याद रखने। फिर आपको ये समझना है कि इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं, एच को, इसको नहीं बोलते, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपन एच को बोलते हैं। तो अपन ने बोला बी का अपन को निकालना है, फिर अपन बोलेंगे सर बी के तो हमको बहुत सारे फॉर्मूले पता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमको तो बहुत सारे फॉर्मूले पता है, कौन सा यूज करें? वो सारे नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, F बराबर बिल। ये आपको पता है ना, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर बिल। ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करना। बी को लिखना फोर्स अपॉन इल, फोर्स क्या होता है? न्यूटन, ये क्या होता है? एम्पियर, और एल क्या होता है? मीटर, और बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला के साथ साथ इसकी सीजीएस यूनिट, यहां दिख नहीं रहा होगा, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? गॉस। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है तो अपन उसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों लिख रहे हैं। तो सीजीएस यूनिट उसकी क्या है? गॉस, एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन इल से हमेशा निकालना है, इसका रट्टा मार लो, बी जहां भी दिखे आपको उसको आप लिख दोगे एफ अपॉन इल, और फिर अब तो आप डायमेंशन निकाल ही सकते हो। कैसे? न्यूटन का आपको पता है mlt-2, करंट को आप आई ही छोड़ दोगे और एल से एल कट गया, यू गेट mi-1 t-2। अब तो बड़ा सिंपल हो गया ना। फिर अपन बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट को अपन स्मॉल m से दिखाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। ये आपने पढ़ा होगा बेटा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, या फिर एनसीईआरटी से अगर आपने पढ़ा है तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपने किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा होगा, करंट इनटू एरिया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं, पर नंबर ऑफ टर्न्स तो डायमेंशन लेस है ना बेटा, यूनिट लेस है ना, तो इसका क्या काम है यहाँ पर? तो करंट इनटू एरिया से हो जाएगा। अब करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। इसमें ये जो ए है वो क्या है? एरिया, ठीक है। अब करंट को आप आई छोड़ दोगे और एरिया को आप लिख दोगे एल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की। तो जैसे मान लो आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें है नॉर्थ और साउथ, और मैग्नेट की लेंथ हो गई एल। अब ये मैग्नेटिक लेंथ है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इसके बारे में मैं यहां पर बात नहीं करना चाहता, आप बेसिकली याद कर लो एल। अब यहां पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। आप बोलोगे ये क्या फॉर्मूला हो गया सर? अरे आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? चार्ज इनटू लेंथ। होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू लेंथ। उसी की वजह से ये जो m है ना, m, जिसको मैं मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूं, इसको मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकता हूं। और इसमें होता है Q, ये है मैग्नेटिक चार्ज, और ये है लेंथ। समझ गए क्या? तो आप इस सिमिलैरिटी से याद कर सकते हो कि जैसे वहां P इज इक्वल टू QL, यहां M इज इक्वल टू QL, पर वहां पे Q होता था चार्ज, यहां पे M है मैग्नेटिक चार्ज या फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैंने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को किससे दिखाया है? Q से। ठीक है, डायमेंशन निकालना है, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो अब मैं P को हटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं P को हटा रहा हूं। अब अपन Q का निकालते हैं। तो Q अपना आ गया M/L, M अपना क्या होता है? IA अपॉन L, I का I रहेगा, एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, अपॉन में मीटर, काटा पीटी, क्या आ गया? IM नहीं आ रहा है, गलत बात,
आई एल स्क्वायर और नीचे आ गया एल, काटा पीटी, क्या आ गया आई एल। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, आई एल, और फॉर्मूला क्या आ गया, करंट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आ गई मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपने पढ़ा है, एच अपना होता है एन आई, एच क्या होता है एन आई, जिसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे आपने एन को क्या लिखोगे, 20 टर्न पर मीटर इनटू करंट, करंट मान लो आपने लिख दिया 2 एम्पियर। अब इसकी यूनिट देखो बेटा, 20 टर्न, ये कोई यूनिट थोड़ी होती है, लेकिन नीचे जो मीटर है वो तो यूनिट है ना, और ऊपर क्या आ गया आपका 2 एम्पियर, तो ये आ गया एम्पियर। तो आपने देखा एच की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर, क्या हो गई एम्पियर पर मीटर, और यहां पे आपका आ गया आई बाय एल, क्योंकि करंट का होता है आई और मीटर यानी कि एल। अब आप मैग्नेटाइजेशन का निकालने जा रहे हो, किसका निकालने जा रहे हो, मैग्नेटाइजेशन का। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट, ये लिखा हुआ है आपके पास, मैग्नेटिक मोमेंट यहां डाल दो, नीचे वॉल्यूम का डाल दो, सॉल्व करो, सेम आएगा, सेम आएगा। आप बोलोगे सर सेम आएगा, आपको कैसे पता, सेम आएगा आपको कैसे पता, विजिबिलिटी है ना, सेम आएगा आपको कैसे पता, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा होगा, म्यू नॉट एम प्लस एच, वेक्टर लगा होता है तीनों पे, म्यू नॉट एम प्लस एच। अब आप देखोगे कि m और h आपस में ऐड होते हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं। अगर m h से ऐड हो रहा है यानी m का डायमेंशन और h का डायमेंशन सेम है। बात समझ में आई क्या? तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपको h का पता है तो आपको m का पता है, और अगर आपको m का पता है तो आपको h का पता है। m क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है किसी सैंपल का, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये हो गए हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने नहीं निकाला, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं, ये सारा साफ करते हैं और अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट आ गया अपना बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो गया टेस्ला, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट को बोला जाता है वेबर। तो आपको इसकी यूनिट का नाम पता होना चाहिए, वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट का नाम पता होना चाहिए, वेबर। ये हो गया अपना टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी दिखे तो क्या लिख देना है, एफ अपॉन एल। एरिया तो अपना अपन को पता ही है, मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको इसका डायमेंशन लिखना है, तो फोर्स का डायमेंशन लिख दो एम एल टी माइनस टू, एरिया का लिख दो एल स्क्वायर, नीचे आ गया आई, और एल क्या है लेंथ, ये सॉल्व कर लो, एल और एल कट गया। समझ गए क्या? तो बस इतना सही करना है बेटा, कोई कोई भारी बात नहीं है। फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, एरिया का सबको पता होता है, एल स्क्वायर होता है, नीचे आई एल, वो तो ठीक है, सिंपल है। मैग्नेटिक फ्लक्स और देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज नहीं बची हैं अब, ज्यादातर क्वांटिटीज हमने निपटा दी हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो गया। बात करते हैं इंडक्टेंस की, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पे भी ध्यान दो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं बेटा। तो दो फॉर्मूले हैं, एक तो है फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एल आई, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एल आई। जैसे आप लोगों ने इंडक्टेंस के डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि फ्लक्स लिंकेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स लिंकेज को मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एल आई भी लिख सकता हूं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी समझाता हूं, ताकि आप एल को लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हो गया, वेबर, और नीचे क्या आ गया आपका एम्पियर, और इसकी यूनिट को अपन क्या बुलाते हैं, हेनरी। तो कई बार क्या होएगा बेटा, इसकी यूनिट हेनरी को वो वेबर पर एम्पियर बुला देगा, फिर आप कंफ्यूज होकर घूमते रहोगे कि ये वेबर पर एम्पियर कहां से आ गया, वेबर पर एम्पियर कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया, हेनरी को ही बोला जाता है वेबर पर एम्पियर, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, अब अगर आपको एल का डायमेंशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है। एक बार एक काम करते हैं, दो फॉर्मूले से निकालते हैं। एक तो अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एल बराबर 5/I, और एक और फॉर्मूला अपन इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं V बराबर L di/dt। ठीक है, वैसे मैं प्रेफरेंस इसको देता हूं, पर आप इससे भी देखो, दोनों से निकाल के देखते हैं।
तो हमने लिखा L बराबर फाई बाय आई, तो हमने लिख दिया L बराबर, ठीक है, फाई बाय आई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? फोर्स अपॉन आई एल, एफ अपॉन आई एल, एक आई पहले से और एरिया ऊपर। फोर्स का क्या होता है बेटा? एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या हो गया? एल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? आई स्क्वायर एल। तो ये अपन ने इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाला। अब इससे निकालते हैं, इससे। अब पहली बात जो आपके लिए समझना जरूरी है कि आपके पास लिखा है v बराबर एल डी आई बाई डी टी। डी आई यानी चेंज इन करंट, उसका डायमेंशन करंट जैसा ही होता है। डी टी यानी चेंज इन टाइम, उसका डायमेंशन टाइम जैसा ही होता है। तो एल का डायमेंशन क्या आ गया? वी टी बाय आई। अगली बात, v का डायमेंशन वापस यूज आ रहा है। v का फॉर्मूला याद करो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये आ गया t और ये आ गया i। वर्क का लिखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर एक और टी आ गया, चार्ज होता है आई टी, नीचे आ गया आई स्क्वायर टी। देखो देखो देखो, एम एल क्यूब, यहां भी यहां तो एल क्यूब नहीं आ रहा। चेक करते हैं इसमें गलती क्या हुई। वी टी डब्ल्यू बाई क्यू, बी ए को एल स्क्वायर लिखा, सही है। फोर्स को एम एल टी माइनस टू, नीचे आई एफ अपॉन एल, सही है। आई स्क्वायर एल, सही है ना? ये सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है यार? यहाँ पे क्या आ रहा है? एल क्यूब, और यहाँ पे एल क्यूब नहीं आ रहा। पता नहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, इसको फटाफट अपन देखते हैं। v आ गया अपना w बाई क्यू, वो सही है। w बाई क्यू आई टी होता है, एक आई और है तो आई स्क्वायर टी हो गया। w का लिख दिया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और t, तो यहाँ पे मेरे पास l आ गया। ये मैंने गलती कहाँ करी? गलती नहीं दिख रही है यार, गलती ढूंढने। v बराबर एल डी आई बाई डी टी, हाँ वी टी बाई आई, वी इज w बाई क्यू, टी बाई आई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डॉट टी। और हो सकता है सब कुछ सही हो पर फिर भी मैं गलती ढूंढ रहा हूँ। चलो देखते हैं अपन, ये t और ये t काट देते हैं, तो ये आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू, ठीक है। एक बार डायमेंशन चेक करता हूँ, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू, ये डायमेंशन सही है। अब इसको देखते हैं यार, सेम ही है, मैं ज़बरदस्ती इतनी देर से देख रहा हूँ। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू, दोनों सेम ही तो आ रहे थे। मैं चलो ठीक है, हो गया जो हो गया, दोनों सेम ही आ रहे हैं और सेम आने भी हैं यार, क्योंकि फॉर्मूला चेंज करने से डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो दोनों सेम ही है, मैं कैलकुलेशन नहीं देख पा रहा था। एल से एल यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू, वहाँ पे भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस टू। तो फॉर्मूला कोई सा भी यूज करो, डायमेंशन सेम ही आएगा। पर इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना। अब आप बोलोगे सर इस वाले फॉर्मूले पे आप फोकस क्यों कर रहे हो, इस वाले पे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इंपॉर्टेंट। आपसे किसी ने बोला कि L बाय आर का डायमेंशन बताओ, L बाय आर का डायमेंशन बताओ। तो या तो आपको याद हो कि L बाय आर अपना होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट, या तो आपको ये बात याद हो कि L बाय आर अपना होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। और अगर ये बात आपको याद नहीं है, अगर ये बात आपको याद नहीं है, तो फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन L को क्या लिख सकते हैं बेटा? ये देखो, L को अपन लिख सकते हैं VT बाय आई, VT बाय आई। तो L को अपन ने लिख दिया VT अपॉन आई, और R को आप क्या लिख सकते हो बेटा? V अपॉन आई, V से V कट गया, I से I कट गया, क्या आ गया? T। इसको चार्ज मत समझ लेना है, क्वेश्चन है ना? क्या आ गया? T। बस हो गया सॉल्व, बस इतना सही तो करना है। L को याद रख लो VT बाय आई, R को याद रखो V बाय आई, ओम्स लॉ से काटा पीटी करो, आ गया T, खत्म। ठीक है, आपने बोला L बाय आर। L बाय आर पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि R बाय L भी कुछ होता है। अब बोले आर बाय एल क्या होता है सर? बैंडविड्थ। आर बाय एल क्या होता है? बैंडविड्थ होती है। यानी एल बाय आर टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट होता है, और आर बाय एल क्या होता है? बैंडविड्थ, एलसीआर सर्किट की बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? अब आप बोले सर बैंडविड्थ हमें नहीं पता। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी रेंज ही होती है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? टी माइनस वन। तो आर बाय एल का डायमेंशन अपना क्या आ गया? टी माइनस वन। बात क्लियर हो गई क्या? आर बाय एल का डायमेंशन अपना आ गया टी माइनस वन। तो ये वाली चीज है बेटा, टी माइनस वन हो गया।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर ये सब आपको नहीं पता, 11th की क्वांटिटीज का नाम आने पे आपको टेंशन हो रही है, तो 11th वाला वीडियो जाके जरूर देखें। नेक्स्ट अपना इंडक्टेंस भी हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैंने करा दिया। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की बात करें, फिर चैप्टर अपना ऑलमोस्ट, चैप्टर नहीं सॉरी 12th की सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन अपने कवर हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं म्यू नॉट की और एप्सिलॉन नॉट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एंड के लिए छोड़ रखा था। फिर एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जो आपको याद रखना है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट के लिए आप फॉर्मूला यूज करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबको पता है। अब B जो है उसको आप क्या लिख लोगे? F/L, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। डायमेंशन वाइज आपको करना है ना, डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें किसी को भी फोर्स में दिक्कत नहीं है, करंट में दिक्कत नहीं है, लेंथ में दिक्कत नहीं है, यहां भी करंट आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है लोगों को N में। N क्या होता है? 20 टर्न्स पर मीटर, थोड़ी देर पहले भी बताया था। टर्न्स पर मीटर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/L। ये आपको ध्यान रखना, डायमेंशन लिखा है मैंने। अब मैं डायमेंशन लिखने जा रहा हूं सबके। फोर्स का मैंने लिख दिया MLT-2, करंट का मैंने I लिख दिया, नीचे L लिख दिया, फिर हमने लिख दिया म्यू नॉट, N का लिख दिया 1/L और करंट को छोड़ दिया I। L से L कट गया, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो MLT-2, और नीचे ये आ जाएगा तो I² और ये ऊपर चला जाएगा तो I-2। तो म्यू नॉट का डायमेंशन अपना आ गया MLT-2 I-2। चेक कर लेते हैं, म्यू नॉट MLT-2 I-2, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। किसकी बात करते हैं? एप्सिलॉन नॉट की। तो आप लोगों को पता है कि फोर्स, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फोर्स क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², यही होता है ना। ये कूलम्ब्स लॉ अपन को फोर्स बताता है, ठीक है। अब 4 जो है इसमें बेटा, इसका तो खुद का कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो डायमेंशन लेस, यूनिट लेस है एकदम, इसका खुद का तो कुछ है ही नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाते हैं, तो अपने पास क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन FR²। अब Q1 Q2 दोनों चार्ज हैं, तो IT, तो I² T², फोर्स को क्या लिख दोगे? ML² T-2, और R² को क्या MLT-2, और उसको क्या लिख दोगे आप? L²। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का और म्यू नॉट का कोई पूछे तो इसी तरीके से आपको निकाल के ही करना पड़ेगा। या तो आप घर से याद करके गए हो, वो तो संभव है नहीं इतने सारे डायमेंशन याद करना, नहीं तो आपको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। अब क्या होता है, कई बार सवाल ये आ जाता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 का बताओ, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का बताओ। तो बच्चों को लगता है कि अरे यार, ये तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट खुद को ही निकालने में इतनी मेहनत होती है, अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करके पावर 1/2 करनी पड़ेगी, ये तो बहुत मेहनत का काम हो गया। नहीं, फॉर्मूला याद रखो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इज 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो कोई अगर आपसे √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछता है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1/c के। c क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड पर मीटर। और सेकंड का क्या होता है? t, और नीचे क्या होता है? l। तो आ गया ना आपके पास, तो इतना ही सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सिंपल है, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो निकालते रहो बैठे बैठे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब बस एक दो क्वांटिटीज और बची हैं। अभी अभी हमने देखा था बैंडविड्थ, बैंडविड्थ डिस्कस करा था हमने। बैंडविड्थ अपना क्या था? R/L, जो कि फ्रीक्वेंसी थी, तो T-1 आ रहा था। अब इस चैप्टर में एक और चीज है, क्वालिटी फैक्टर। क्या है? क्वालिटी फैक्टर। लेट्स सी इफ इट इज विजिबल। ओके, इट इज कंप्लीटली विजिबल। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, नीचे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ भी एक तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे T-1 ऊपर भी, T-1 नीचे भी, कट गया। तो क्वालिटी फैक्टर एक नंबर होता है, क्योंकि उसमें ऊपर भी फ्रीक्वेंसी, नीचे भी फ्रीक्वेंसी, तो ये अपना हो गया डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। तो क्वालिटी फैक्टर थोड़ा बच्चों से छूटा हुआ रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे भी दिखा देते हैं, 2π√LC। ओमेगा नॉट को दिखा देते हैं अपन 1/√LC। ये हटा रहा हूं अब मैं। इन दोनों का ही डायमेंशन बेटा सेम होता है, T-1। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। फ्रीक्वेंसी बोल लो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो, सेम ही रहती है, दोनों का डायमेंशन होता है T-1। अब एंड में एक चीज जो अपने पास बच रही है वो ये है, एक तो अपने पास हो गया R यानी कि रेजिस्टेंस,
एक हो गया एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक हो गया एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और एक हो गया अपने पास जेड यानी कि इंपीडेंस। इन सब का अगर कोई पूछ ले तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई एक्सेल का पूछ ले तो बेटा पता होना चाहिए आपको ये सभी ओम में नापे जाते हैं। तो जो डायमेंशन रेजिस्टेंस का होता है जो V बाय आई से निकलता है वही सेम डायमेंशन इन तीनों का भी होगा, विदाउट टेंशन आपको वो चीज लिख देनी है। ये सारे के सारे ओम में नापे जाते हैं। हाँ, इनका वर्क अलग अलग तरीके का होता है। ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो पावर कंज्यूम करने के काम में आता है। बट स्टिल अगर डायमेंशन और यूनिट की बात हो तो ये बिल्कुल ही सेम है। तो इन सब की यूनिट ओम है और सबका डायमेंशन भी सेम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने 12th की सभी क्वांटिटीज को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। ट्रिक्स आपको सिखाई है सॉल्व करने की, ना कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बताता गया हूँ। अगर आप इसको कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो अगर आपसे पहले नहीं हो पा रहे थे तो अब 80% डिफिकल्टी आपकी रिमूव हो जाएगी। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन में आते हैं, जो डायमेंशन पता होने के बाद भी आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। उनके लिए मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब।